बच्चों 28 तक लास्ट क्लास में हो गया था, 29 होल्डिंग आउट से आज बात करनी है। 29 से 34 तक अब फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंसेस, एलएलपी में आते हो तो क्या क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे। फिर 35 से अकाउंट्स की एक सिमेट्री स्टार्ट हो जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, कहाँ फाइल होते हैं, और फिर एक क्लास में मिसलेनियस सेक्शन लेंगे लास्ट के। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर और हमारे एलएलपी में रहते हैं। शुरू करते हैं अपन लोग। ठीक है, पहले मैं आज नया पढ़ा लेता हूँ, फिर रिवीजन करते हैं। 28 तक आप लोगों को अच्छे से पता है बराबर एक एक चीज़। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होगी, एलएलपी की लायबिलिटी क्या होगी और पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, कब एलएलपी के काम के लिए स्वयं एलएलपी ही लायबल है और कब एलएलपी के काम के लिए पार्टनर लायबल है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर ली। अब आगे बढ़ते हैं 29 से। ध्यान से सुनना, होल्डिंग आउट। यहाँ देखो, आपको मैंने इससे पहले एक सेक्शन में बताया था कि एक बार आप एलएलपी एग्रीमेंट में अपना नाम एज अ पार्टनर लिख देते हो तो आप उस बात से उस दिन से पार्टनर माने जाओगे। शायद 25 या 26 में पढ़ाई ये बात है ना, किसमें बताई? 2 में बताई। ठीक है, तो 22 में हम लोगों ने ये बात कर ली। अब देखो, वहां पे तो लिखने की बात थी कि आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपने आपको पार्टनर लिखा है, तो लिखा हुआ तो बोलता है। ठीक है, जैसे कि आपने, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आज भी सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज़ हो, अखबार का अपना महत्व है। क्योंकि अखबार में बोलते हैं भाई अखबार में आया है तो ऑथेंटिसिटी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि लिखा हुआ है, अखबार में आया है। ठीक है, तो आपने एक बार इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि आप पार्टनर हो, फिर तो सेक्शन ही डालना पड़ा उन्हें कि आप पार्टनर हो। ऐसा नहीं कह रहे कि आप माने जाओगे या समथिंग, आप हो पार्टनर क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है। अब ये उससे मिलता जुलता है 29। इसमें आपने लिखा तो नहीं है कि आप किसी एलएलपी में पार्टनर हो, लेकिन आपने किसी क्रेडिटर या किसी भी पर्सन के सामने ऐसा दर्शा दिया है कि आप पार्टनर हो, अपनी रिप्रेजेंटेशन से, या कोई और रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, आपने उस पर अपनी हामी भर दी, या समथिंग लाइक दैट। आपके एक्ट और कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि आप एलएलपी के पार्टनर हो, और आपकी उस रिप्रेजेंटेशन के फेथ पे सामने वाले ने एलएलपी को क्रेडिट दे दी, तो अब उस क्रेडिट के लिए आप भी जिम्मेदार माने जाओगे। वो क्रेडिट का भुगतान आपको भी करना पड़ेगा, इवन दो यू आर नॉट पार्टनर, योर नेम हैज नॉट बीन रिटन इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आपका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नहीं है, ओरिजिनली आप पार्टनर भी नहीं हो, लेकिन क्योंकि आपने अपनी बातों से दर्शा दिया कि आप पार्टनर हो, तो मतलब ये सेक्शन एम्पावरमेंट दे रहा है कि लिखे हुए में जो ताकत होती है, बोलने में भी उतनी ताकत होती है। ठीक है, कि जैसे लोग बोलते हैं ना, अबे मैंने ज़बान दी है यार, लिखा हुआ तो क्या है, ज़बान की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसी अनाप शनाप उल झलूल बात बोल दी बड़ी बड़ी, और सामने वाले ने उस पर विश्वास करके किसी एलएलपी को क्रेडिट दे दिया या माल उधार दे दिया, तो वो सामने वाला बंदा एलएलपी से तो पैसे उधार वसूली करेगा ही, आपसे भी करेगा, क्योंकि आप लाइबल हो जाओगे एज पर सेक्शन 29। क्योंकि ये लाइबिलिटी सीरीज ही चल रही है हमारी, तो उसी में आगे चल रहा है ये। तो इस पार्टनर को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलेंगे, और एस्टॉपल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एस्टॉपल या पार्टनर बाय, और वो पार्टनर लाइबल माना जाएगा। एक बार वापस सुन लो, क्या है रूल कि इफ एनी पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर in front of some third party, even though he is not originally partner in any LLP, but he represent himself as to be a partner, and on the faith of that representation, that other person gives credit to LLP, then the person who has given false representation will also be liable under section 29 of LLP Act। वो भी liable माना जाएगा, इवन दो फिर बोल रहा हूं वो पार्टनर नहीं है, बस उसने क्या दे दी, झूठी रिप्रेजेंटेशन दे दी।
तो कई बार मस्ती मजाक यहाँ पे भी भारी पड़ जाए। एक एग्जांपल आपको उस समय दिया था, वही रिपीट करूँगा कि अगर मान लो ये दोनों LLP में पार्टनर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये लोग कहीं माल लेने जा रहे थे, मैं मिल गया रास्ते में, और सर कहाँ जा रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, संडे आज तो घूम रहे थे, चलो हम मंडाना जा रहे हैं शॉपिंग करने। चलो माल आता होगा इनका, ठीक है, तो बोले माल लेने जा रहे हैं मंडाना, चलो कार में जगह खाली है, ठीक है, चलिए हम भी ऐसे ही घूमते घामते, ठीक है। पहुँचे ये लोग, ठीक है, उससे पूछा सप्लायर ने, हर बार 2 आते हो, इस बार 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बोला मैं वो तिगाड़ा किसको बोला, ठीक है, पार्टनर हो इनका, ठीक है, पार्टनर हो, ठीक है, आप पार्टनर हो? बोला हाँ, 3 हो गए हम लोग, ठीक है। अब ऐसे ही बोला मैंने, मस्ती में बोला, किसी भी इंटेंशन में बोला, ठीक है। उसने वो मस्ती को सही समझ लिया, क्रेडिट दे दी, माल दे दिया। लेकिन अब इस एग्जाम्पल को देखो तो मेरी रिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं दिया, माल लेने तो जा ही रहते ना ये लोग, मेरे जाने से कौन सा कुछ फर्क पड़ गया, वैसे भी देते। लेकिन मैंने बोला कि मैं पार्टनर हूं तो ज्यादा दे दिया। पूरे और आप भी तो कोच ही लेना, ठीक है, हमने तो आपको वीडियोस में देखा है बहुत बार, ठीक है, अरे ले लो तुम्हें कितने का माल चाहिए ले लो। अब मेरी वजह से इनको ज्यादा माल मिल गया तो वो ज्यादा के लिए मैं भी लाइबल हूं। लेकिन याद रखना, पहले लाइबल तो LLP स्वयं ही है। इसमें बात साफ साफ लिखी हुई भी है कि अगर LLP के क्रेडिट में बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो पहली लाइबिलिटी प्राइमा फेसी किसकी है? LLP की। अभी मैं इनके साथ चला गया, चलो मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन दे भी दी, चलो मैंने मस्ती में भी नहीं दी, गुड फेथ में ही दी। इन्होंने मुझसे कहा अरे यार सर मंडाना जा रहे हैं, एक पार्टी है, जब भी जाते हैं ना तो आपका अक्सर नाम लेती है, ठीक है, तो एक बार आप चलोगे ना तो अपन को क्या माल अच्छे से मिल जाएगा, रेट भी बढ़िया मिल जाएगी, क्रेडिट भी बढ़िया मिल जाएगी। ये बात चलो यार सर संडे है, मैं कहा लो चलते हैं। तो अभी तो मैं बिल्कुल ऐसा इंटेंशनली गया इनकी मदद करने के लिए, तो भी ये रूल लगेगा। फिर उनने मेरे से पूछा कि आप क्यों आए इतना चलकर और आप मुझसे इनको क्रेडिट देने की बोल रहे, तो मैंने कह दिया फिर कि भाई मैं इनका पार्टनर ही हूँ, तू तो ये समझ के तो मेरे ही लोग हैं। कई बार अक्सर कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, दे डिडंट मीन इट बट बोल देते हैं ऐसा, अरे मेरा भाई है वो, तू तो दे दे, वो नहीं देगा तो मैं बैठा हूँ ना, ठीक है, दे दे तू तो ये उन बड़ बोले लोगों के लिए सेक्शन लाया गया है कि ये जो ऊंची ऊंची बातें कर देते हो ना, मेरा भाई है, ठीक है, तू तो दे देना आंख बंद करके, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तू तो मेरे पास आना, तू तो मेरे पास आना, ठीक है, तो तुम्हारी एस्टेस हो जाएगी फिर। तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए लाया गया है कि अगर कोई भी ऐसा, लेकिन याद रखना कि आपकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उसको क्रेडिट मिला हो। अगर उसको क्रेडिट पहले से मिलना तय था, आपके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आप लायबल नहीं। क्या है बात समझा पा रहा हूं मैं? क्लियर है? 29 एक बार रीड कर लेते हैं। एनी पर्सन में वर्ड से, रिटन या मेरे कंडक्ट से, वर्ड से, रिटन में या कंडक्ट से, मेरे हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हूं? पार्टनर हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? कि मैं क्या हूं? तो मैं लाइबल हो जाऊंगा। बस इतनी सी बात पे मैं लाइबल हो जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, अभी पूरी बात पे होऊंगा। अगर मेरे रिप्रेजेंटेशन के फेज पे मेरे उस मंडाना वाली पार्टी ने, मंडाना वाली क्रेडिट दे दिया, क्या दे दिया? किसको? LLP को। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, भले से मैं पार्टनर था या उसे पता था या नहीं पता, ठीक है, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not have that representation has reached to the partner। मुझे पता नहीं था कि उसने मेरी रिप्रेजेंटेशन पे क्रेडिट दिया या नहीं दिया, मेरी रिप्रेजेंटेशन उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची, मैंने तो बोल दिया ना कि इसको क्रेडिट दे देना, ठीक है, बस अब उसने क्रेडिट दे दिया, मैंने बोल दिया मैं पार्टनर हूँ और उसने क्रेडिट दे दिया, माल उधार पे दे दिया, तो अब मैं भी लाइबल हूँ, मैं लाइबल हूँ, ठीक है। हावेवर पहली लाइबिलिटी किसकी आएगी? LLP विदाउट प्रीजुडाइज टू द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन, मतलब उसकी लाइबिलिटी को हार्म पहुंचाए बिना, लाइबल टू द एक्सटेंड क्रेडिट रिसीव्ड और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट रिसीव्ड और ड्राइव बाय इट। जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट LLP ने रिसीव किया है और जो पैसा भी LLP के पास अवेलेबल है, तो उसको तो पहले LLP को ही चुकाना पड़ेगा। मतलब कई बार मैं गुड फेथ में भी तो बोल देता हूँ कि मैं दे दूंगा,
इसका मतलब थोड़ी मैं दूंगा, पैसे तो उसने ही लिए ना, पहले तो उससे मांगो। आज अगर मान लो ये दोनों माल लेने जा रहे थे, मैंने बोल दिया इन दोनों को कि भाई तुम तो मेरा नाम ले लेना, मिल जाएगी क्रेडिट। इनको क्रेडिट मिल भी गई, इन्होंने टीवी लिए, फ्रिज लिया, जो भी लिया, और इन्होंने उसको यूज़ कर लिया, इन्होंने बेच भी दिए और पैसे भी पड़े हुए। और वो बंदा इनसे मांगेगा तो उसको मिल भी जाएगा, बट उसको पता नहीं क्या चुल है कि वो मेरे को ही कॉल कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि तू मेरे को क्यों बार बार कॉल करता है, तेरी उनकी क्रेडिट एक्सपायर हो गई। कितने महीने का बोला था उन्होंने? बोला 3 महीने का। तो 3 महीने हो गए कि हाँ हो गए। तो एक बार तूने उनको कॉल किया कि नहीं किया? क्यों? पहले उनको कॉल कर, वो नहीं देते हैं तो मेरी लाइबिलिटी है। विदाउट प्रीजुडाइज टू द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन, मेरी लाइबिलिटी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। तू मेरे से बाद में भी मांग सकता है, लेकिन पहले जिनको दिया है उनसे मांगना, विदाउट प्रीजुडाइज। तू ऐसा मत सोच कि तू उनसे मांगेगा तो मेरी लाइबिलिटी निकल जाएगी हाथ से। मेरी लाइबिलिटी भी अपनी जगह पे है, मैं तो लाइबल हुई, बट मेरी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। प्राइमरी लाइबिलिटी उनकी है जिनको आपने पैसे दिए। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना विदाउट प्रीजुडाइज, इसका ये मतलब है कि भैया आप जिसको पहले पैसे दिए एलएलपी को, उसने बेनिफिट ड्राइव किया है, उसने क्रेडिट लिया है, उससे पैसे मांगो, नहीं देगा तो मैं दूंगा। सेक्शन ही मेरे लिए डाला गया है, एलएलपी की लाइबिलिटी तो है ही, सेक्शन ही मेरे लिए है, मैं तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको उनसे मांगना पड़ेगा। इस सेक्शन के 3 बुलेट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 कि आपने अपने आप को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया कि आप क्या हो, जबकि आप। पॉइंट नंबर 2, आपके रिप्रेजेंटेशन के फेथ पे थर्ड पार्टी ने क्या दिया? क्रेडिट दिया। और पॉइंट नंबर 3, जैसे ये 2 पॉइंट पूरे होंगे तो जो भी पर्सन है जिसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया था वो भी क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। बट आफ्टर लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, पहले कौन लायबल रहेगा? अगर उनके पास वो पैसा अवेलेबल है तो। ध्यान रखोगे? तो ये 2-3 इस सेक्शन की खास बात है। बड़े आगे बढ़े, 2 मिनट थोड़ी टाइम है भाई, 2 मिनट में तो। नेक्स्ट, अभी इसी का सबसेक्शन 2 भी है। ये होल्डिंग आउट से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसेक्शन 2 है, लेकिन होल्डिंग आउट से कोई लेना देना, होल्डिंग आउट हो गया खत्म। ये कहता है कि वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ, पार्टनर की डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू रहता है सेम नेम के साथ, तो डिसीज पार्टनर और उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होंगे। क्यों होंगे? अभी मेरे डेथ के बाद भी बीसीसी तो बीसीसी के ही नाम से चलेगी, तो डेथ के बाद मेरे घर वाले किसी भी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज है। अब आ जाओ 30 के ऊपर, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। किसके ऊपर आ जाओ? अब 30 फ्रॉड है, 31 विसल ब्लोइंग है, उसी फ्रॉड के अंदर किसी ने हमारी मदद करी तो उससे रिलेटेड है। फिर 32, 33 नए जुड़े हैं, ये फाउंडेशन में नहीं थे, कंट्रीब्यूशन और ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो पहले फ्रॉड की जमकर बात करते हैं। 29 की बात हो गई, फ्रॉड। मेरी तरफ देखो, सामने देखो, कोई भी एलएलपी या कोई भी एलएलपी का पार्टनर, स्वयं एलएलपी खुद या उसका कोई भी पार्टनर, कोई भी काम फ्रेडुलेंट या इल इंटेंशन से करते हैं, गलत इरादों के साथ करते हैं, और उनका मकसद ही किसी को हार्म पहुंचाने का है, क्रेडिटर को ठगने का है, मकसद ही ये है, और कोई मकसद ही नहीं है। काम ही इसलिए शुरू करा है ताकि किसी को हार्म पहुंचाए, फ्रॉड करे। तो जो भी एलएलपी के पार्टनर और खुद स्वयं एलएलपी जो इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व है, दे विल बी पर्सनली लायबल, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अब उनको जेल भी होगी, उनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, और जिनके साथ उन्होंने डिफ्रॉड किया है उनको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। जेल भी होगी, पेनल्टी भी लगेगी, और जिसके साथ डिफ्रॉड किया है उनको कंपनसेट भी करना पड़ेगा, जिसने ऐसे इल इंटेंशन के साथ काम किया है। इल इंटेंशन समझ में आ रहा है? एक होता है एरर और ओमिशन।
और एक होता है फ्रॉडुलेंट इंटेंट, एक होता है एरर और ओमिशन, और एक होता है फ्रॉडुलेंट इंटेंट, इंटेंट ही फ्रॉड करने का हो, और एक होता है कि मुझसे कोई एरर हो गया, सोचा नहीं था मैंने कि ये गलती होगी मुझसे लेकिन हो गई, तो वो फ्रॉड नहीं है। कंपनीज एक्ट में भी हम लोग फ्रॉड की लंबी चर्चा करेंगे, यहाँ पे भी है, हमेशा याद रखना। अभी फिर तुम पूछोगे कि पता कैसे चलेगा, ठीक है। अभी आज जैसे सपोज करो कि मैंने तुमसे फीस लेकर तुम्हें पढ़ाया नहीं, कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, ठीक है, और मैं बीच में से कहीं भग गया, ठीक है। अब ये फ्रॉड है कि एरर और ओमिशन है, इसके पीछे एक बारीक लाइन है, ये पता चलेगा मेरे इंटेंशन से। अब जैसे सपोज करो कि मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाया क्योंकि मैं फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गया पढ़ाने के, तो फिर ये फ्रॉड नहीं है। अब यह मान लो मेरा टीचिंग पे से ही मन हट गया कि टीचिंग करनी नहीं है, कुछ और काम करेंगे, ठीक है, तो फिर देखना पड़ेगा कि ये फ्रॉड है कि नहीं है, सारे फैक्टर्स को क्यूमुलेटिवली कंसीडर करके। जैसे कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरा टीचिंग में अब बिल्कुल मन नहीं है, कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो गया, ठीक है, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि यार इससे तुम्हारे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, किसी भी वक्त निकल लोगे, ठीक है, दिमाग की 2 नसें है ना एकदम पास में आ गई है, ये और पास में आ जाए उससे पहले छोड़ दो इसको। पॉज कर भाई, पॉज कर। चलो अब, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, दिमाग की नसें मिल गई थी मेरी, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरह के किसी रीजन की वजह से मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, तो मेरे को पहले तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो फ्रॉड में तो मत मानो तुम इसे, लेकिन स्टिल तुम्हारा नुकसान तो हुआ है तो उसे कंपनसेट करेंगे, लेकिन मेरे को कोई क्रिमिनल लायबिलिटी मत लगा देना मेरे पे कि जेल डाल दिया, पेनल्टी लगा दी। तो फ्रॉड में और इसमें ये फर्क आएगा तुम्हारा, ठीक है। एक एग्जांपल तुम्हें मैंने फाउंडेशन में दिया था कि सीए फाइनल में एक सर के यहाँ पढ़ने गए थे, हम एफएम पढ़ने गए थे, बताया ना तुम लोगों में, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट। तो अब हम जब एफएम पढ़ने गए थे तो एफएम में हमें जो तुम्हें फाउंडेशन में इंटर में एफएम आती है, ऑलमोस्ट वही एफएम तुम्हें सीए फाइनल में भी आती है, थोड़े एक्सटेंडेड लेवल पे। बस 40 नंबर का एक फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव करके नया टॉपिक जुड़ जाता है, हमारा टाइम आज हमेशा रहता है। तो आज ये काम तेरे को दिया है मैंने, सर्च करके मेरे को कल बताना कौन से सबसे बढ़िया वाले जिसकी बैटरी लाइफ एकदम बढ़िया हो, ठीक है। S24 अल्ट्रा में याद है कितनी लंबी वीडियो बनी, 2 मिनट की वीडियो बनती है उसमें 3 GB की, ठीक है। हाँ, जब तक वो वीडियो अपलोड होगी ना संडे आ जाएगा। तो बच्चों सुनो, तो वो सर ने हमें कहा कि भाई हम आपको 40 नंबर का जो नया टॉपिक आता है फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव, वो हम आपको यहाँ पढ़ा देंगे। उसके अलावा जो 60 नंबर का टॉपिक है वो हम आपको तब पढ़ाएंगे कि हमने एक किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए, तो भी सीए थे, फ्रेशर ही थे, नए नए टीचिंग में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें ये टॉपिक मेरा अच्छा है, मैं ये 2 महीने तुम्हें पढ़ा दूंगा, उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट अगर हो गया जुलाई में तो मैं जॉब के लिए चला जाऊँगा, फिर मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ाऊँगा, तो मैं तुम्हारी फ़ीस भी ऐसे ही प्रोपोर्शनेट लूँगा। तो कुछ शायद 8,000 फीस थी, उन्होंने कहा था ये टॉपिक के मैं 3,000 लूँगा, बाकी के मैं 5 लूँगा। अगर 5 मैं तब लूँगा जब मेरी जॉब नहीं लगी और मैं यहाँ रुका, और लग गई तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर मैं, तो हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस ढूंढनी थी, तो ऑफलाइन क्लासेस कोटा में उस समय इतनी थी नहीं, तो हम इस टर्म पे भी एग्री कर गए। हम कुछ 10-12 बच्चे थे सीए फाइनल में, तो वो सारे उन्होंने कहा ठीक है सर मंजूर है, मतलब ठीक है। उन्होंने 2-3 महीने में हमें वो चीज़ पढ़ा दी जो नई थी, और उनकी जॉब लग गई और वो चले भी गए। अब इसमें वो चले गए, लेकिन इसमें कोई ऐसा फ्रॉड या कुछ नहीं है, क्योंकि कोई इल इंटेंशन नहीं, जो भी बात थी वो पहले बता दी गई थी, क्लियर थी, और जैसा था वैसा था, ठीक है। तो मैं ये सब डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फ्रॉड की जहाँ बात आती है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बोलता था कि फ्रॉड में इंटेंशन देखना होगा। एक लॉ में टर्मिनोलॉजी यूज होती है मेंस रिया, एविल माइंड। क्या फ्रॉड चलता है मेंस रिया के कंसेप्ट पे, कि आपके इंटेंशन कितने खराब थे, ठीक है। इंटेंशन सब चीज होती है,
ठीक है, जैसे हमारे में बोलते हैं नियत, कि कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपकी नियत क्या है उसके पीछे, ठीक है। जैसे फ्रेज़ होता है हमारे में, जैसी नियत वैसी बरकत, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी आदत है यहाँ पे कि आते ही सबसे पहले हम लोग पानी वानी पियेंगे। अब अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो एक दिन मुर्तज़ा सर ने क्या करा कि आए और आदत अनुसार जब फर्स्ट रोज़ा था तो बॉटल उतारी और पानी पी गए और रख दिया, ठीक है। अब यूजुअली क्या होना चाहिए कि रोज़ा जो है वो ब्रेक हो गया, पानी पी लिया, लेकिन हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आपने ये भूल से किया है और आपको पता है कि आपके कोई ऐसे इंटेंशन नहीं थे, प्योरली गलती हुई है आपसे, तो आप आगे रोज़े को कंटिन्यू कर सकते हो, इसका सवाब आपको मिलेगा, ठीक है। तो जबकि पानी तो पी लिया गया, अब अगर कोई रोज़ सुबह आके यही करेगा, ठीक है पी लो एक बार, ठीक है, तो वो चीज़ इंटेंशन देखना होता है, इंटेंशन कि क्या जेन्युइन मिस्टेक थी, हो गई, क्योंकि इतने टाइम से एक आदत है, अब आदत ये बन गई है कि अब 30 दिन बाद जब होगा तो पीने की आदत खत्म हो जाएगी हो जाती है, 2-3 बार लगता है भाई खत्म हो गए रमज़ान, ठीक है। तो हर चीज़ इंटेंशन से चलती है। अगर इंटेंशन आपका साफ था लेकिन गलती हुई है तो उसे फ्रॉड का नाम नहीं देंगे। इंटेंशन ही खराब था तो फिर वो क्या है, फ्रॉड। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि एक तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और एक आपके फ्रॉड की वजह से जिसको भी नुकसान हुआ है उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, और आप पे जो जेल होगी वो अलग है, जेल भी होगी। बढ़ू आगे बढ़ू, इसमें एक चीज समझ जाना आप लोग, एक सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए कि इसमें अगर एक बंदे से भी फ्रॉड हुआ तो पूरी एलएलपी को भी लाइबल कराया इन्होंने, क्योंकि इसमें शुरू होता है एवरी एलएलपी इज लाइबल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पूरी एलएलपी को लाइबल करोगे तो एलएलपी में तो सारे पार्टनर होंगे। अब 10 लोगों में से 4 ने फ्रॉड किया, 6 ने नहीं किया, तो उन 6 को भी एक इम्यूनिटी दी गई है, एक प्रिविलेज दी गई है। अगर वो 6 लोग ये प्रूफ कर दे कि ये फ्रॉड में हमारी कोई भागीदारी नहीं थी, या जब ये फ्रॉड हो रहा था तो हमने अपने आप को दरकिनार कर दिया था एक पब्लिक नोटिस देकर, हमने पहले ही साइड में हट गए थे कि हम इसमें ये पाक के पैसों में हमारा कोई हाथ, ऐसा हमने दे दिया था, पब्लिक नोटिस आरओसी को दे दिया था, किसी को भी दे दिया था, तो यू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, आप लाइबल। समझ गए? पढ़ो पढ़ो, एलएलपी पे आते हैं अब। इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड हुआ है, अगर फ्रॉड हुआ है तो एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर जिसने फ्रॉड किया है, इंटेंट टू डिफ्रॉड, जो क्रेडिटर को डिफ्रॉड कर रहा था, लायबिलिटी ऑफ एलएलपी की भी नंबर 1 और उन पार्टनर्स की भी जिन्होंने डिफ्रॉड किया है, क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। क्या हो जाएगी? आगे आते हैं। हावेवर यहां पे इम्यूनिटी दी गई है। क्या इम्यूनिटी दी गई है कि इफ कैरीड ऑन बाय पार्टनर द एलएलपी इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। जैसे एलएलपी लाइबल है वैसे ही पार्टनर लाइबल है, अनलेस, अनलेस का अपना महत्व है इसमें, अनलेस इट इज एस्टेब्लिश्ड, अगर ये साबित कर दिया जाए एलएलपी द्वारा कि ये एक्ट हमारी नॉलेज के बिना हुआ है या हमारी अथॉरिटी के, तो वो लाइबल, वो पार्टनर, वो एलएलपी या वो एलएलपी का कोई पार्टनर, वो लोग लाइबल प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें हमारा कोई भागीदारी नहीं है। समझ गए? तो ये आपको एक प्रिविलेज मिल जाएगा। क्लियर है? ये चीज डालनी भी जरूरी थी, अदरवाइज एक के कर्मों के चक्कर में पूरी के पूरी एलएलपी धराई में आ जाती। अब हो गया प्रूफ के गलती हुई है, तो क्या करना है फिर इम्प्रिजनमेंट। कितने साल की जेल है? 5 साल की, और फाइन लेस देन 50 है, अप टू। अच्छा, अब तुम्हें पता है ये बहुत सारी जगहों पे ये लिखा हुआ होता है लेस देन 50,000 अप टू 5 लाख, तो फिर लगेगी कितनी? 50 के 5 लाख या 1 लाख के 2 लाख? हाँ, ठीक है। तो एक सेक्शन आता है कंपनीज एक्ट में, सीए फाइनल में आता था पहले, कि एक असेसिंग ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर का काम ही ये होता है कि सबकी पेनल्टियां कैलकुलेट करना। फिर वो देखता है कि नेचर ऑफ क्राइम कैसा था, अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, पार्टीज का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ये सब डिसाइड करके वो पेनल्टी डिसाइड करता है। तो एक फ्रॉड मैंने किया और एक फ्रॉड हार्दिक ने किया, हो सकता है इसको लगी 50 की पेनल्टी, मुझे 5 लाख की लग गई, जबकि सेम फ्रॉड था।
क्योंकि मैं चौथी बार कर रहा हूँ वही फ्रॉड, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपके इंटेंशन कितने इल है। हमने एक बार आप पे लगाई, 2 बार आपने, फिर चौथी बार भी आप वही कर रहे हो, बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ रहे हो। तो अब आप ये ऊपर पेनल्टी हम ज़्यादा लगाएंगे, हाईएस्ट लगाएंगे, और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था तो हमने इस पे लोएस्ट लगाई। तो इसका भी सेक्शन है बाकायदा कि पेनल्टी कैसे लगाई जाती है। चलो खैर, अब कोई भी एलएलपी, अब ये देखो 1 में पढ़ाया, अब लाइबल हो, सुनो 2 में पढ़ा दी आपको। अब इसमें तो क्या है कि आपने, सरकार तो कमा के निकल गई, उस पर तो 5 लाख का फाइन लगा दिया, है ना। तो जिसके साथ फ्रॉड किया उसका तो कुछ करा ही नहीं तुमने, 5 लाख तो सरकारी खजाने में गए हैं, उसको क्या मिला, तो उसको ही मिलेगा भाई। उसको जो लॉस हुआ है वो तुम्हें देना पड़ेगा। 3 सब सेक्शन है। तो एलएलपी, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिन्होंने भी, जिनके ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगी है, वो तो लगेगी ही लगेगी। शैल ऑल्सो लाइबल टू पे कंपनसेशन, वो कंपनसेशन देगा किसको, उस पर्सन को जिसने क्या सफर किया है। ये जो बोलता हूं वो टिक करा करो, बहुत काम के होते हैं ये, फिर बस यही याद करना रहता है हमें, ठीक है। चलो, नोट्स बना रहे हो तुम लोग इस बार? कोई भी नहीं बनाता? बिल्कुल बनाने हैं, 100% बनाने हैं। इस पे कोई होमवर्क तो मिलता नहीं है तुम्हें, बस यही जो काम के पॉइंट है वो सेक्शन वाइज लिख लो, वो नोट्स बन गए। हमारी लिखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी लर्न भी होती है और हमारा फेथ भी उस पर ज़्यादा रहता है। हमने बनाया है तो हमें पता होता है कि इसमें मैंने कोई चीज़ को छोड़ा नहीं है, मॉड्यूल पूरा कवर किया है मैंने इसके अंदर, ठीक है। अभी ये काट पीट के मैं दे सकता हूँ तुम लोगों को, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पूरी PDF ब्रेक हो जाती है, ठीक है। 99% जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें यही वाला मॉड्यूल होता है, ब्रेक करके छोटे छोटे वर्ड यहाँ काट के इसका नोट्स बन जाता है, ठीक है। और तुम सब आज बहुत अल्फा जनरेशन हो, सबको पता है ये सब चीज़ें बहुत आसान है करना, ठीक है। बट क्यों नहीं करते, क्योंकि फिर मेरा काम बहुत कम हो जाएगा। फिर मैंने जो काटा है ना, फिर मैं वही पढ़ाऊँगा। और मेरी प्रैक्टिस है कि मॉड्यूल एक बार तो पूरा रीड होना ही चाहिए। रिवीजन में तुम भले वो फिर शॉर्ट एंड स्वीट कर लो उसे, लेकिन एक बार तो पूरा रीड होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड, एक सेक्शन। और वो कब हो पाएगा, जब सामने खुला होगा पूरा, ठीक है। तो इसको आप घर पे पढ़ो तो 5 सेक्शन रिवाइज करे, 10 सेक्शन रिवाइज किए तो उसको लिख लो एक कॉपी पे, ठीक है। ये बस ये जो वर्ड तुमने काटे हैं, ये प्रैक्टिस भी हो गई हमारी, लिखने का भी थोड़ा हाथ जम जाता है बढ़िया। अब इसमें कोई होमवर्क तो मिलता नहीं है, और टेस्ट होगा पूरा कंप्लीट होने के बाद, तब तक के लिए लो फिर कैसे करें, कब पढ़े। ये सबसे सही तरीका है, ठीक है। तुमसे पहले वाले बैचेस में भी करते थे ये लोग, और तुम भी करा करो, फाउंडेशन में भी बोली थी मैंने ये बात, ठीक है। चलो, 3 छोटे सेक्शन है, 31, 32, 33। सुनो बराबर। विसल ब्लोइंग, देखो जब भी आपके ऊपर फ्रॉड का सेक्शन लगता है तो कई बार आपकी एलएलपी में, देखो फ्रॉड है ना, आज तक इतिहास में जितने भी फ्रॉड पकड़े गए हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों की मदद से ही पकड़े गए हैं, ठीक है। हमारे लीगल सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने लेवल पे सारे फ्रॉड डिटेक्ट कर सके। जब तक उस एलएलपी के लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिलता तब तक फ्रॉड पकड़ाई में नहीं आता, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सुनो मेरी बात, किसी भी एम्प्लॉय ने अगर फ्रॉड को पकड़ने में आपकी मदद करी तो उसे ये डर है कि आप उसकी पोस्ट को डिमोट कर दोगे, उसे निकाल दोगे, या उसे हैरेस करोगे जब वो आएगा तो उसे ऐसा डर रहता है, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर नहीं करता जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो ये सेक्शन डाला गया है कि अगर कोई भी बंदा जो हमारे साथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा फ्रॉड से रिलेटेड, तो हम उसको भी फ़ायदा देंगे पहली चीज़, और उसको ये निश्चित कर देंगे कि उनकी जॉब कोई ना तो उन्हें हटा सकता है, ना डिमोट कर सकता है, ना उनकी पेंशन रोक सकता है, ना उनका प्रोविडेंट फंड रोक सकता है, ना उनकी सैलरी रोक सकता है। यह आश्वासन खुद सरकार देती है तुम्हें सेक्शन 31 में,
विसल ब्लोइंग नाम दिया गया है इसको। क्या नाम दिया गया है? ठीक है। और जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, अगर वो खुद भी फ्रॉड में इन्वॉल्व था तो हम उसकी सजा भी कम कर देंगे। हम उसकी अगर जेल 5 साल की है तो उसे 2 साल में रिहा कर देंगे, पेनल्टी 5 लाख की है तो उसे 1 लाख में छोड़ देंगे, क्योंकि उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो ये एक आपको क्या बोलता है, मौका दिया गया है कि अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधार लो। ठीक है, तो ये विसल ब्लोइंग। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल रिड्यूस और वेव द पेनल्टी। आप रिड्यूस कर दोगे, वेव कर दोगे, किसकी? पार्टनर की, एम्प्लॉय की, अगर वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब वो हमारा खबरी बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या? खबरी। उसकी पेनल्टी कम कर देंगे, माफ नहीं करेंगे, कम कर देंगे। और इंफॉर्मेशन गिवन बाय पार्टनर, अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको थ्रेट किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, हैरेस किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब सेक्शन शुरू होता है नो से। तो नो मतलब कि किसी पार्टनर को और एम्प्लॉय को क्या नहीं किया जाएगा? डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, डिमोट नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बेचारा ऑफिस आए, बताए खबरी, ठीक है, मक्कार, देशद्रोही, ठीक है, डोगले, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ उनको कहा गया तो इस बात से आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल इम्यूनिटी देता है कि वो बचाएगा आपको। वो मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये बहुत मुश्किल। इन्होंने कह तो दिया बचाएंगे, ये दो हवलदार थोड़ी छोड़ेंगे हमारे पीछे। ठीक है, बता तो दिया उसने, और इस सेक्शन की सुन भी ली किसी ने कि ये बचाएंगे। ठीक है, जाना तो उसी ऑफिस में है। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसे बोल रहे हो तुम जैसे आप बताना भी नहीं चाहिए, मतलब है ना, फ्रॉड हो रहा है तो होने तो आंख बंद कर लो। ठीक है, हाँ, नई जॉब दिला, ये एक सेक्शन तू भी डाल दे रहा है इसमें, सब सेक्शन 3 करके, एज पर देवांशी। नई जॉब तो उसे वैसे भी ढूंढनी पड़ेगी, जब ये बंद हो जाएगी सब कुछ तुमने भांडा फोड़ ही दिया है फ्रॉड का, तो सब पार्टनर जब जेल ही चल जाएंगे तो आपको नई जॉब भी मिल ही जाएगी। अब 32 और 33 ये इतने बचकाने सेक्शन है। 32 और 33 मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। 32 ये कहता है कि जैसे पार्टनरशिप में आप कैपिटल लेकर आते हो, ऐसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेकर आओगे आप। तो वो कंट्रीब्यूशन आप कोई भी टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैश में, काइंड में, कैसे भी लेकर आ सकते हो, अलाउड है। ये तो कोई कहने की बात है, तो ठीक है, बट आपने जो भी लेके आए हो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि ये पार्टनर था, 5 लाख की कैपिटल लानी थी, 3 लाख का तो ये स्टॉक लेकर आया, 2 लाख कैश में लेकर आया। इस पार्टनर को 15 लाख की कैपिटल लेकर आनी थी, ये 15 लाख की बिल्डिंग लेके आ गया। ठीक है, ऐसे मैं कुछ और लेके आ गया, तो ऐसे जो लेके आया वो लिख दो बस। तो देखो, कंट्रीब्यूशन में कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इमूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट्स एंड एनीथिंग, मनी, प्रोमिसरी, तुम्हारी एसेट्स जो लाना है लाओ यार, बस उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, और डिस्क्लोज करना है तुम्हें एलएलपी में, उसे डिस्क्लोज करना है। और आज की कड़ी का लास्ट सेक्शन 33, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, कि जिस भी बंदे ने जो भी एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, हमने तुम्हें 32 में अलाउ कर दिया, तुम मूवेबल भी ले आओ, इमूवेबल भी ले आओ, टेंजिबल भी ले आओ, इंटेंजिबल भी ले आओ, कैश में हो तो कैश में ले आओ, नॉन कैश में हो तो नॉन कैश में ले आओ, हमने रोका नहीं है तुम्हें। लेकिन एक बार तुमने एलएलपी एग्रीमेंट में लिख दिया कि ये लाएंगे तो ऑब्लिगेशन है, फिर वो तो लाना ही पड़ेगा। ये कहने की बात है। अब ये इतनी बेसिक चीज है कि इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये तो लाना ही है। तुमने लिखा है कि मैं 10 लाख रुपए कैपिटल लाऊंगा, तो तुम लाओगे तभी तो पार्टनर बनोगे, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट आएगा ही नहीं, लाओगे तभी बनोगे पार्टनर। ठीक है, तो देखो, द ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट मनी और अदर एसेट फॉर एलएलपी शैल बी एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो आपने बोला था वो आपको लाना पड़ेगा। ये एक सब सेक्शन 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है, अ क्रेडिटर विच एक्सटेंड क्रेडिट in reliance on an obligation described in that agreement may enforce
ओरिजिनल ऑब्लिगेशन, ये टिक करना बस, ठीक है, ये वाली जो बात मैंने बोली। और ये जो अदरवाइज लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से काटो, नहीं तो तुम्हें उस लाइन का मतलब समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ से काटो, ये टिक करना और यहाँ लिखना इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड। देखो आपने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा कि एक एक पार्टनर 15-15 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आएगा। सामने देखो प्लीज, सामने देखो, आपने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा कि एक एक पार्टनर 15-15 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आएगा और 3 पार्टनर है तो 45 लाख रुपए लेकर आओगे। कितने लेकर आओगे? अब वो 45 लाख रुपए जो आप लेकर आओगे वो आपने एग्रीमेंट में लिख दिया। अब वो एग्रीमेंट लेकर एलएलपी स्टार्ट कर दी आपने, एलएलपी स्टार्ट कर दी और आप वो पैसे का माल लेने के लिए किसी क्रेडिटर के पास गए। अभी मान लो कि मैं हार्दिक और ये मनीष, हम तीनों ने फॉर्म स्टार्ट कर दी, 45 लाख रुपए की बात हो गई और हम लोग माल लेने के लिए रोहित के पास गए। रोहित से हमने कहा कि भाई 2 महीने की क्रेडिट पे हमें माल दे दे। हमने एक एलएलपी स्टार्ट करी है, ये हमारा एग्रीमेंट है, तीनों 15-15 लाख मिलेंगे, 45 लाख आएंगे, 15 लाख रुपए उसमें से हमारी फिक्स एसेट में लग जाएंगे, 30 लाख रुपए हमारी वर्किंग कैपिटल में लगेंगे। तो रॉ मटेरियल हमें तो 28 लाख का उधार दे दे। 2 महीने में हम कैपिटल मिला ही रहे धीरे धीरे करके हम लोग, और वो 2 महीने में तेरे को मिला के माल फिर हमारा कभी भी बिके, तेरे को तो हम 2 महीने में दे देंगे। अब ये एग्रीमेंट के फेद पे इसने हमें पैसे दे दिए। अब बाद में हम लोग किसी कारण से कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए या हमने अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाकर, उसकी जानकारी रोहित को नहीं है, तो रोहित तो हमसे ओरिजिनल एग्रीमेंट के फेद पर उसके बेसिस पे ही पैसे मांगेगा। अब अगर हम रोहित को ये बोले कि ये माल वापस ले ले, क्योंकि अब हमने सोचा है कि हमारी एलएलपी का स्कोप हम थोड़ा कम कर देंगे, 45 की जगह हम एक जना 5-5 लाख ही मिलाएगा और 15 लाख की हमारी कैपिटल रखेंगे, तो तुझसे जो हमने 28 लाख का माल लिया था ना, उसमें से 18 लाख का माल ले ले, 10 लाख का हम लोग यूज़ करेंगे, तो वही देंगे, क्योंकि देख हमारा एग्रीमेंट भी चेंज हो गया। तो बोले नहीं है, क्या है, माल वापस ले ले। ठीक है, ये देखो बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और नीचे देखो एलएलपी को भी नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें ये तो नए नाटक लेके आए हो, कुछ भी नहीं हुआ वापस। तो ये सेक्शन थोड़ा क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला गया है कि क्रेडिटर ने अगर कोई क्रेडिट दे दी, किस पे रिलायंस करके, उस ऑब्लिगेशन पे जो किस में लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि तुम एक एक जना कैपिटल लेकर आओगे, उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि एक, अरे मरे भग, उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि एक एक जना क्या लेकर आएगा, कैपिटल। ये एग्जांपल याद रखना। और उसके रिलायंस पे उसने क्या दे दिया बेचारे ने दे दी, रोहित ने किया, ठीक है 15-15 लाख रुपए कैपिटल आएगी तो चुका देंगे, मेरे को रॉ मटेरियल दे देंगे, केक कटेगा, सब में बटेगा, पैसा आएगा ही सही। अभी तो पैसा ही नहीं आया है तो कैपिटल ही कम हो गई हमारी, तो उसकी क्या गलती है? तो वो तो क्या करेगा, इन्फोर्स द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन, वो तो ओरिजिनल मांगेगा। बट अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया हमारे बीच में तो उसको मैंने ऐसे लिखा है, इन एब्सेंस, अगर कोई हमारे बीच स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हुआ तो। अब अगर हमारे बीच स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो जाता, हम रोहित के पास जाते, रोहित देख भाई हम पहले ये काम स्टार्ट करने वाले थे, तो हम इनको माल देने वाले थे, अब ये काम तो हो नहीं पाएगा, तो हम इनको माल देंगे और इनको इतना माल लगेगा नहीं, तो तेरा रॉ मटेरियल हमें काम आएगा नहीं। एक काम कर, एग्रीमेंट को रिव्यू कर लेते हैं, ये तू पकड़ माल वापस ले ले। ले लेगा? रोहित ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हो तो मान गया ये भी, तो अब एग्रीमेंट हो गया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, रोहित नहीं माना, तो वो तो ओरिजिनल एग्रीमेंट के हिसाब से मुझसे पूरे 28 लाख रुपए लेगा, भले हमने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम कर लिया हो, इट हार्डली मैटर्स। ये पार्टनरशिप में भी पढ़ाया था, आपके इंटरनल एग्रीमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, इससे क्रेडिटर की आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है क्या? एक बात बताओ, आज अगर हम तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो तुम्हारी फीस पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? हम ये बोल सकते हैं कि गलत फीस बता दी पहले, ठीक है, वो फीस तो इस PSR के हिसाब से बता दिया, हमारा तो रेशियो चेंज हो गया, सारा रेशियो तो ये शब्बीर ले जा रहा है, तो हम दोनों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो तुम्हारी फीस आज से डबल, ठीक है।
तो बोला ये कौन सी बात है, अरे भाई हमारा डेट चेंज हुआ है, देखो हमारा रेशो चेंज हुआ है, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं यार, ठीक है। तो क्या तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा इससे, हमारा इंटरनली कुछ भी हुआ हो, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद।